बच्चों, आज का लेक्चर सुनने से पहले जो पहले 2 चैप्टर्स आपके चैनल पे अपलोड हो चुके हुए हैं, कार्बोहाइड्रेट्स एंड न्यूक्लिक एसिड, उनको लाजमी सुन लें, क्योंकि जो आज का लेक्चर है वो उन्हीं लेक्चर्स पे बेस कर रहा है, उससे रिलेटेड है। जो चीज़ें मैंने आपको वहाँ पे एक्सप्लेन की थी वो आज मैं आपको बुक से मार्क करवा दूँगी, बिकॉज बहुत से स्टूडेंट्स की सेल्फ राइटिंग अच्छी नहीं होती है और वो बुक से याद करना चाहते हैं। तो ये वो रेफर्ड बुक है जो कि आपके पास मौजूद होगी, और ये हैं वो कोर्स आउटलाइन जो कि ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। इसमें से 2 चैप्टर्स मेरे बेटे आप लोग पढ़ चुके हैं, और जो आपकी कोर्स आउटलाइन में फर्स्ट यूनिट है और जो सेकंड यूनिट है, इसको जस्ट मेरे बेटा आप लोगों ने तैयार करना है ऑब्जेक्टिव के लिए। थर्ड यूनिट आपने पढ़ लिया है जिसमें आप बात कर रहे होंगे केमिस्ट्री ऑफ न्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट्स आपने पढ़ लिए हैं, जिसमें से कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल स्ट्रक्चर आपको पता है, आपको क्लासिफिकेशन पता है, आपको कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शंस भी पता हैं जो मैंने आपको एग्जांपल्स के अंदर साथ साथ लिखवाए हुए हैं। इसके अलावा आपको ये भी पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स की जो 3 मेजर क्लासेस हैं, जिसमें मोनोसेक्राइड है, डाइसेक्राइड है और पॉलीसेक्राइड है, उनको आपने कैसे कंपेयर करना है, क्या क्या उनमें डिफरेंसेस हैं और क्या क्या सिमिलैरिटीज़ उनके अंदर मौजूद होती हैं। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कि आपके कोर्स आउटलाइन में टॉपिक्स हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स में कवर हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं लिपिड्स के, और लिपिड्स के जो हैं वो यहाँ तक वाइंड अप करने हैं आपने, एंड ये हैं प्रोटीन्स के। तो अभी ये जो लिपिड्स एंड प्रोटीन्स हैं, ये वाला पोर्शन ये अभी आपने नहीं पढ़ा है, अभी जस्ट आपने पढ़ा है थर्ड यूनिट के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स को। एंड कार्बोहाइड्रेट के जितने आपके यहाँ पे पॉइंट्स बताए गए हैं वो आपने जो वीडियो लेक्चर्स हैं उसमें भी एक्सप्लेन कर लिए हुए हैं, और आपका जो फिजिकल क्लास हो रही है जिन बच्चों की, उसमें भी आप लोग डिस्कस कर चुके हुए हो। और आपके मिड टर्म के अंदर जो पहला चैप्टर इंक्लूड है वो कार्बोहाइड्रेट्स का भी है। एक और चीज़ मैंने बेटा कि जितने पॉइंट्स मैंने आपको फिजिकल क्लास में लिखवाए हुए हैं या वीडियो लेक्चर्स में अपलोड किए हुए हैं, वो पॉइंट्स आपने हर सूरत करने हैं। ठीक है, उससे कम आपने नहीं करने हैं, उससे ज़्यादा अगर आप करना चाहते हैं तो मेरे पास स्लाइड्स भी मौजूद हैं, अगर आप वो स्लाइड्स देना चाहते हैं तो आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये बुक आपको एक कॉलेज की तरफ से दी गई होगी, आप इस बुक से भी याद कर सकते हो। तो पहला चैप्टर तो हो गया कार्बोहाइड्रेट्स का। अभी हम बुक में देखते हैं कि इस बुक में कहाँ पे मौजूद है, लेकिन आपके कोर्स आउटलाइन में थर्ड यूनिट है, एंड थर्ड यूनिट के ये पहले 2 पॉइंट्स आपके कार्बोहाइड्रेट के जितने बताए गए हैं आपने करने हैं। लिपिड्स एंड प्रोटीन्स को भी आपने नहीं किया है। फिर आपने फोर्थ यूनिट का न्यूक्लिक एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, इसमें कंप्लीट मेरे बेटे जितनी इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी को रिक्वायर्ड है आपकी तरफ से वो आपने सारी कर ली हुई है। लाइक आपको पता है कि न्यूक्लियोटाइड चाहे डीएनए का है या आरएनए का है, उसके स्ट्रक्चर फीचर्स कौन से हैं, कौन से 3 कंपोनेंट्स उसके अंदर मौजूद होते हैं। फिर आपने आरएनए का और डीएनए का स्ट्रक्चर भी पढ़ लिया है। जो आपका डीएनए का है उसमें आप लोगों ने पढ़ा था वाटसन एंड क्रिक का जो मॉडल है वो पढ़ा था, एंड आरएनए के स्ट्रक्चर में आपने कहा था कि ओनली सिंगल स्ट्रैंड होता है और 3 टाइप्स आप लोगों ने पढ़ी थी। और आपकी कोर्स आउटलाइन में इनकी डिफरेंसेस भी गिवन है, तो अगर ये कंपेयर करना आ गया डीएनए एंड आरएनए, तो आपने ना सिर्फ उसके स्ट्रक्चर को कंपेयर करना है बल्कि आपने उसके न्यूक्लियोटाइड्स को भी कंपेयर करना है। ठीक है मेरा बेटा। फिर उसके बाद आपने न्यूक्लियोटाइड्स की इंपॉर्टेंस बतानी है। इंपॉर्टेंस में आप मेरा बेटा फंक्शन बताओगे। डीएनए का फंक्शन ऑलरेडी आपको पता है कि ये जेनेटिक मटेरियल है। आरएनए की 3 टाइप्स मैंने आपको लिखवाई हुई हैं, और सब टाइप के फंक्शन भी आप लोगों को पता है, चाहे वो फिजिकल स्टूडेंट्स हैं या फिर ऑनलाइन लेक्चर्स वाले स्टूडेंट्स हैं। तो जितने मेरे बेटे पॉइंट्स रिक्वायर्ड हैं आपकी इस कोर्स आउटलाइन के अकॉर्डिंग, वो सारे मेरे बेटे आप लोगों ने कवर कर लिए हुए हैं, चाहे वो फोर्थ यूनिट का न्यूक्लिक एसिड का एंड न्यूक्लियोटाइड का है, या फिर वो थर्ड यूनिट का है मेरे बेटे आपका कार्बोहाइड्रेट्स एंड पॉलीसेक्राइड। ये आपका मिड टर्म का सिलेबस है जिसमें आप लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स को करना है मेरा बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये आप लोगों ने न्यूक्लिक एसिड को करना है। तो ये 2 चैप्टर्स आपके इंक्लूड है मिड टर्म में। बाकी जितनी भी टर्म्स आपके इन कोर्स आउटलाइंस में गिवन है, पहले 2 तो आपके ऑब्जेक्टिव में हैं, और इसमें से आप लोग खुद देखेंगे कि बाकी चैप्टर्स कवर करने के बाद 50% ऑलरेडी आपको आते होंगे। ये हम सबसे एंड पे देखेंगे, और न्यूक्लिक एसिड्स को वाइंड अप करने के बाद फिर इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे लिपिड्स को। और टोटल मेरा बेटा आपके कोर्स आउटलाइन के अकॉर्डिंग ये 11 चैप्टर्स हैं, जिसमें आपको हार्मोन्स का पढ़ना है, प्रोटीन्स का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, कैसे ब्रेकडाउन होती हैं,
और कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स कैसे मेटाबोलाइज होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, कैसे ब्रेक डाउन होते हैं, उसके बारे में आप लोग बात करोगे। तो अभी आज की वीडियो का लेक्चर जो है आपका, इसका जस्ट यही पर्पज़ है कि आपको जो मिड टर्म का सिलेबस है उसके बारे में बुक से गाइड कर दिया जाए, कार्बोहाइड्रेट्स एंड न्यूक्लिक एसिड। और ये जो दो आपके चैप्टर्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स एंड न्यूक्लिक एसिड, ये दोनों चैप्टर्स आपकी इस बुक में गिवन होंगे। थर्ड चैप्टर है कार्बोहाइड्रेट्स का और मेरा बेटा चैप्टर नंबर 12 है आपका न्यूक्लिक एसिड्स का। तो ये कोर्स आउटलाइन मेरे बेटे मैंने आपको दिखा दिया है, ये ऑलरेडी आपके पास मौजूद है और जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं वो इंशाल्लाह हम मिड टर्म के बाद स्टार्ट करेंगे। और अभी हम देख लेते हैं कि मिड टर्म में जो कार्बोहाइड्रेट्स का आपका इंक्लूड है, क्या वो सारे पॉइंट्स जो इस बुक में गिवन है वो हमने कर लिए हुए हैं या नहीं किए हैं। तो ये सबसे पहले मेरे बेटे कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन है और कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन में ऑलरेडी आपको पता है कि ये होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। मैंने आपको लिखवाया था फिजिकल क्लास में भी एंड ऑनलाइन लेक्चर के अंदर भी। आपकी बुक में ये वर्ड यूज़ किया गया है कि ये हैं पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल्स हैं। अल्कोहल्स क्यों बोला है? बिकॉज इसमें होते हैं बहुत से हाइड्रोक्सो ग्रुप हैं, तो इसलिए हमने इसके लिए अल्कोहल का वर्ड यूज़ किया हुआ है। और इसके साथ मौजूद होता है एक कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद होता है, और ये जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है हम वर्ड यूज़ करते हैं किसी भी ऐसे ग्रुप ऑफ एटम के लिए। अगर तो कार्बोनाइल के साथ हमने हाइड्रोजन भी लगा दिया है तो ये बन जाता है एल्डिहाइड। अगर ये सिंपली कार्बन एंड ऑक्सीजन है तो इसे आप कहते हो कीटो, ठीक है। तो जो ये हमारे पास होते हैं इसे आप कार्बोनाइल भी कहते हो, और कार्बोनाइल को हम चेंज करवा सकते हैं किसके अंदर? एल्डिहाइड के अंदर भी। और अगर ये फ्री है तो इसे आप कहते हो ये है कीटो ग्रुप। तो जो मैंने डेफिनेशन आपको लिखवाई थी वो ज़्यादा अकोरेट है, वो भी याद कर सकते हो। ये भी अप्रॉक्सीमेटली सेम वैसी है, लेकिन यहाँ पे उसने अल्कोहल्स का वर्ड ऐड कर दिया। अगर आप ये ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आप लोग दोनों डेफिनेशन आपकी ठीक है। उसके बाद ये जो इंट्रोडक्शन में पॉइंट्स बताए गए हैं इसे आपने ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ना है। ये वही पॉइंट्स है जो कि आप लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स का मेरा बेटा पढ़ा हुआ है उसके अंदर वीडियो लेक्चर्स के अंदर। तो पहले पॉइंट में बताया गया है कि इसमें मिनिमम आपको पता है कि 3 होते हैं और मैक्सिमम थाउजेंड्स में हो सकते हैं कार्बन एटम्स। तो सेम वही चीज़ जो कि आपने पढ़ी हुई है वीडियो लेक्चर्स पे, वो बताई गई है आपको यहाँ पे आपकी बुक में। तो ये सारे करैक्टर्स आपने पढ़ लेने हैं। अगर आपको कोई करैक्टर समझ ना आए तो आप सबके पास मेरा मोबाइल नंबर है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं बुक से याद करते हुए कि मुझे ये लाइन समझ नहीं आ रही है या टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, तो मुझे दोबारा बता दें। उसके बाद रिड्यूसिंग जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आई थिंक ये मैंने फिजिकल क्लास में बताया था, लेकिन मैंने उसमें वीडियो लेक्चर्स में ऐड करना मुझे याद ही रहा था, तो मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी आप कहते हो कि कार्बोहाइड्रेट्स के पास हैं रिड्यूसिंग करैक्टर्स होते हैं या कार्बोहाइड्रेट्स को हम रिड्यूसिंग शुगर्स कहते हैं, तो इसका मीनिंग क्या होता है? रिडक्शन आप किसी भी ऐसे मेथड के लिए वर्ड यूज़ करते हो जब भी आप किसी भी मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन को क्या करते हो? ऐड कर देते हो, ठीक है। तो हाइड्रोजन की एडिशन अगर किसी भी मॉलिक्यूल के साथ हो रही है तो उसे आप कहते हो हमने उसकी करवाई है रिडक्शन। एंड ऑक्सीडेशन क्या होता है? जब भी आप किसी भी मॉलिक्यूल में क्या ऐड करवाओगे, आप ऑक्सीजन एटम को जब भी ऐड करवाते हैं तो उसे आप कहते हो ये आपने करवा दिया है ऑक्सीडेशन। तो अब मैंने क्या करना है कि मैंने एक हाइड्रोजन का एटम लेके वाटर के मॉलिक्यूल से दे देना है कार्बन डाइऑक्साइड को। तो कार्बन डाइऑक्साइड इस वाटर के मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन लेने के बाद क्या बना देती है? ये बना देती है एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल C6H12O6। तो जब आपने वाटर के मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन को निकाला है तो आपने वाटर की करवाई है ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ऑक्सीजन की एडिशन या फिर हाइड्रोजन एटम का जो रिमूवल होता है, इन दोनों के लिए आप वर्ड यूज़ करते हो ऑक्सीडेशन का। और रिडक्शन क्या होता है? हाइड्रोजन की एडिशन या फिर इसमें आप क्या करवाते हैं? ऑक्सीजन का करवाते हो रिमूवल। तो ऑक्सीजन को रिमूव करना एंड हाइड्रोजन को ऐड करना, कि रिडक्शन होता है, और ऑक्सीजन को ऐड करना और हाइड्रोजन को रिमूव करना, ये ऑक्सीडेशन होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में मैंने क्या किया है? एक हाइड्रोजन ऐड करवाया है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की क्या हो गई? रिडक्शन हो गई। और वाटर के मॉलिक्यूल से मैंने हाइड्रोजन को निकाला है तो ये उसकी क्या हो गई? ऑक्सीडेशन हो गई, ठीक है। तो
इसके अलावा हमारे पास ऑक्सीडेशन में मेरा बेटा, अगर आपके पास कोई भी एक एटम है ना, तो उसमें से आप क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन आप रिमूव कर रहे हो, तो उसके लिए भी मेरे बेटे आप ऑक्सीडेशन का वर्ड यूज़ करते हो। रिडक्शन में क्या होता है कि हमारे पास ये कोई भी एटम है, उसमें आप क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आप क्या वर्ड यूज़ करते हैं, रिडक्शन का। तो इलेक्ट्रॉन की एडिशन रिडक्शन है, हाइड्रोजन की एडिशन को भी रिडक्शन कहते हो, या अगर ऑक्सीजन को रिमूव करा रहे हो तो उसे भी रिडक्शन कहते हो। इसी तरह से मेरा बेटा, अगर किसी भी आपने एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया है, या ऑक्सीजन को ऐड किया है, या हाइड्रोजन को आपने क्या किया, रिमूव किया है, तो उसके लिए आप वर्ड यूज़ करते हैं ऑक्सीडेशन का। कार्बोहाइड्रेट्स में आपने कहा था कि 2 तरह के आपके पास कार्बोहाइड्रेट हैं, या तो उनके पास होगा मेरा बेटा ये एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद होगा, या तो कार्बोहाइड्रेट्स में मौजूद होगा इस तरह से ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप मौजूद होगा। ठीक है, 2 तरह के होते हैं, इसे आप कहते हो कीटो, और इससे मेरे बेटे आप कहते हो एल्डिहाइड। ये ऑलरेडी आपको पता है, फिजिकल वाले स्टूडेंट्स ने भी पढ़ा हुआ है, एंड जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी पढ़ा हुआ है। तो कार्बोहाइड्रेट्स को हम कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, ये होते हैं रिड्यूसिंग शुगर्स। रिड्यूसिंग शुगर्स का क्या मीनिंग है कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है, ये किसी भी और मॉलिक्यूल की करवा सकते हैं रिडक्शन, और अपनी क्या करवा सकते हैं, ऑक्सीडेशन। दूसरे की रिडक्शन करवा सकते हैं, इसका मीनिंग क्या है कि किसी भी दूसरे मॉलिक्यूल में या तो हाइड्रोजन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, या तो उसमें से क्या करेंगे, ऑक्सीजन रिमूव कराएंगे। और अगर मेरे बेटे आप कह रहे हो कि उसने दूसरे मॉलिक्यूल की रिडक्शन करवाई है, तो अपनी क्या करवा रहा होगा, ऑक्सीडेशन करवा रहा होगा। ये दोनों एक साथ हो रहे होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जब भी दूसरे की रिडक्शन करवाएंगे तो अपनी क्या करवाएंगे, ऑक्सीडेशन होगी। इट मीन्स के अगर मेरे बेटे क्या होता है कि ये किसी भी और मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन को रिमूव करवा के, उसकी रिडक्शन करवा के अपने अंदर वो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ऐड कर लेते हैं, ऑक्सीजन का एटम ऐड कर लेते हैं, तो ये इसके दोनों जो हमारे पास ग्रुप्स होते हैं चेंज हो सकते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। ठीक है, तो जब भी हम कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं रिड्यूसिंग शुगर, तो आप ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर कार्बोहाइड्रेट्स रिड्यूसिंग शुगर है तो अपने कार्बोनाइल ग्रुप को, चाहे वो एल्डिहाइड का है चाहे वो कीटो का है, कन्वर्ट कर सकता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर। और ये उसने रिसीव किया है कहाँ से, उस मॉलिक्यूल से जिसकी उसने करवाई है रिडक्शन, और उसमें से ऑक्सीजन को क्या किया, रिमूव किया है। और ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो और इस तरह से लिख के उस पर माइनस का साइन भी लगा सकते हो। तो पहले कार्बन के साथ मौजूद था एक ऑक्सीजन कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर, चाहे वो एल्डिहाइड का था चाहे वो कीटो का था, अब उसके पास मौजूद हैं 2 ऑक्सीजन एटम। और एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये जो आपके पास जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स मोनोसेक्राइड होते हैं ना, वो सारे मोनोसेक्राइड मेरे बेटे दूसरे मॉलिक्यूल की रिडक्शन करवा सकते हैं। इट मीन्स कि आपके जितने भी मोनोसेक्राइड हैं उन सबको आप कहते हो कि ये होते हैं रिड्यूसिंग शुगर्स। क्योंकि मेरा बेटा उनका ये जो एल्डिहाइड होता है और कीटो होता है, ये फ्री होता है, ये किसी के साथ अटैच नहीं हुआ होता है, और फ्री होने की वजह से वो क्या कर सकता है, दूसरे से ऑक्सीजन को क्या कर सकता है, ले सकता है, और उसकी रिडक्शन करवा के अपनी करवा सकता है ऑक्सीडेशन। अच्छा, अभी एक मैं बात आपको बता रही थी कि जितने भी मोनोसेक्राइड हैं वो हैं रिड्यूसिंग शुगर्स, अपनी करवाएंगे ऑक्सीडेशन और दूसरे की करवाएंगे रिडक्शन। उनके पास दूसरे को रिड्यूस करवाने की, उनकी रिडक्शन करवाने की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। लेकिन साथ ही मैंने बोला कि वो सारे कार्बोहाइड्रेट्स जिनके पास होगा फ्री एल्डिहाइड या फिर फ्री कीटो ग्रुप, वो सब करवा सकते हैं। तो जब भी आप ग्लूकोज की जो रिंग आपने ड्रॉ की थी, अगर आप उसको रिकॉल करें तो ग्लूकोज की रिंग में ना आपने इस तरह से 6 कॉर्नर्स रखे थे, और ये था आपका फर्स्ट कार्बन। ये जो फर्स्ट कार्बन होता है ये अटैच हुआ है आपके 5th कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन एटम के थ्रू, और ये जो रिंग होती है ये इक्विलिब्रियम में मौजूद होती है अपनी स्ट्रेट चेन के साथ। तो इट मीन्स के अगर हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो उसमें ये रिंग भी होती है और उसमें ये
स्ट्रेट चेन पे मौजूद होती है। अगर स्ट्रेट चेन है इस रिंग की तो इट मीन्स कि उसका मेरा बेटा यहाँ पे अगर एल्डिहाइड है तो वो फ्री होगा, और अगर वो कीटो है तो उसके सेकंड कार्बन पे जो कीटो है वो भी फ्री होगा। तो वो सब कार्बोहाइड्रेट जिनके पास एल्डिहाइड एंड कीटो फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, फ्री होते हैं। जस्ट वो करवा सकते हैं मेरे बेटे किस चीज़ की, दूसरे मॉलिक्यूल की रिडक्शन और अपनी ऑक्सीडेशन। तो ये जो आप रिंग ड्रॉ करते हो ना, इस रिंग में बिकॉज ये इक्विलिब्रियम इसके साथ होता है तो इसका फर्स्ट कार्बन जो होता है ना इसे आप फ्री लेते हो, ठीक है ना। तो इट मीन्स कि इसका जो फंक्शनल ग्रुप था वो क्या है, यहाँ पे फ्री है। इसी तरह से जो आपके पास फ्रुक्टोज की एग्जांपल थी उसका भी जो फंक्शनल ग्रुप था वो भी किसी और मॉलिक्यूल के साथ जाके अटैच नहीं हो रहा था, वो भी क्या होता है, फ्री होता है। तो बिकॉज ये फ्री हैं तो इस कंडीशन में जो आपका ग्लूकोज का रिंग है या स्ट्रेट चेन है इसे आप कहते हो ये दोनों ही क्या है, रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। दूसरे के करवाएंगे रिडक्शन, अपनी करवाएंगे ऑक्सीडेशन। लेकिन मेरा बेटा एक और कंडीशन ड्रॉ करते हैं जिसमें आपने क्या किया था, आपने इस तरह से ये फर्स्ट लिया है मोनोसेक्राइड, ये फर्स्ट कार्बन है, और ये है आपके पास मौजूद सेकेंड मोनोसेक्राइड, ये है उसका फर्स्ट कार्बन, और यहाँ पे मौजूद है आपको पता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब मेरे बेटे यहाँ पे इस पूरी चेन को बनाने के लिए मैंने दो मोनोसेक्राइड यूज़ किए हैं। ये फर्स्ट मोनोसेक्राइड है, ये सेकंड मोनोसेक्राइड है। जो फर्स्ट मोनोसेक्राइड होता है इसका जो फर्स्ट कार्बन है ये क्या है, ये फ्री नहीं है, ठीक है, उससे रिएक्ट किया हुआ है सेकंड मोनोसेक्राइड के साथ। तो जो आपका फर्स्ट मोनोसेक्राइड है ये रिड्यूसिंग नहीं होगा बिकॉज वो फ्री नहीं है, ये अटैच है इसके साथ, फ्री नहीं है तो इसके हम क्या नहीं करा सकते हैं, ऑक्सीडेशन नहीं करवा सकते हैं, और ये दूसरे की रिडक्शन नहीं करा सकता है। लेकिन मेरा बेटा इस पूरी चेन के इस टर्मिनल पे यहाँ पे जो फर्स्ट कार्बन है ये अभी भी फ्री है। तो यहाँ पे जितने मर्जी आप मोनोसेक्राइड अटैच करवा दो, और जो लास्ट वाला आपका मोनोसेक्राइड है अगर उसका भी फर्स्ट कार्बन फ्री होगा तो पूरी चेन में चाहे मिलियंस की फॉर्म में मोनोसेक्राइड हैं तो सबको मेरे बेटे आप बोलोगे कि ये शुगर भी क्या है, ये है रिड्यूसिंग शुगर। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है कि चाहे वो रिंग की फॉर्म में फ्रुक्टोज है या ग्लूकोज है, उसके किस कार्बन पे मेरा बेटा मौजूद है आपका फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना। तो आपने अभी तक जितने भी पढ़ी हैं उनके सबकी अप्रोक्सीमेटली फर्स्ट कार्बन पे होता है फंक्शनल ग्रुप। जो रिंग का फर्स्ट कार्बन है मैं उसकी बात कर रही हूँ, जो हैंग हो रहे हैं उसकी बात नहीं करी। तो इट मीन्स कि चाहे आप जितने मर्जी मोनोसेक्राइड अटैच करवा दें, पहले वाले सारे मोनोसेक्राइड क्या होंगे, सबका फर्स्ट कार्बन आपने यूज़ कर लिया, जस्ट जो आपका लास्ट वाला मोनोसेक्राइड है उसका फर्स्ट कार्बन अभी भी फ्री है। तो ये कंप्लीट आपकी चेन क्या होती है, ये होती है रिड्यूसिंग। ठीक हो गया मेरे बेटा, ये चीज़ें में रखनी है आप लोगों ने। एक और कंडीशन लेते हैं और इमेजिन करो कि ये वाला जो आपके पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है ये रिएक्ट करता है कुछ इस तरह से कि ये है हमारे पास फर्स्ट कार्बन है उसका, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स उसका हैंग हो रहा होगा। तो इस डाइसेक्राइड के अंदर मेरे बेटे आपने ये जो फर्स्ट कार्बन है यहाँ पे था फंक्शनल ग्रुप, इसके फर्स्ट कार्बन पे था फंक्शनल ग्रुप, इन दोनों को आपने यूज़ कर लिया है। तो ये 1,4 लिंकेज नहीं है, ये है 1,2,1 लिंकेज। फर्स्ट मोनोसेक्राइड का भी है फर्स्ट कार्बन, सेकेंड मोनोसेक्राइड का भी है फर्स्ट कार्बन। तो इट मीन्स कि ये जो लिंकेज होता है ये होता है नॉन रिड्यूसिंग, ये रिडक्शन नहीं करा सकता है बिकॉज आपने बॉन्ड बनाने के लिए या रिएक्ट करवाने के लिए दोनों के यूज़ कर लिए हुए हैं मेरा बेटा फंक्शनल ग्रुप्स। तो दोबारा से देखते हैं आपके चैप्टर नंबर 3 को। उसमें आपने बताना है कि अगर फ्री एल्डिहाइड होता है तो उसे आप कहते हो फ्री एल्डिहाइड या फिर कीटो। ठीक है मेरा बेटा, चाहे वो रिंग की फॉर्म में है चाहे वो स्ट्रेट फॉर्म में है, बस आपको ये चीज़ें में रखनी है कि जो रिंग का फर्स्ट कार्बन होता है ना वो फ्री होना चाहिए। वो आपने किसी और मोनोसेक्राइड के साथ अटैच करवा के डाइसेक्राइड नहीं बनाना है या ट्राइसेक्राइड नहीं बनाना है। तो रिंग में जो पहला कार्बन है ऑब्वियसली अगर वो आपका है कीटो शुगर है या एल्डो शुगर है, दोनों के केस में रिंग का जो पहला कार्बन होता है ना उसका फंक्शनल ग्रुप होता है मेरा बेटा। तो दोनों फ्री होने चाहिए। अगर आपने वो फ्री रखे हुए हैं तो मेरा बेटा आपका क्या होगा, वो शुगर क्या होगा, रिड्यूसिंग। और अगर आपने दोनों के फर्स्ट को अटैच करवा के एक डाइसेक्राइड बना लिया तो ये नो रिड्यूसिंग हो जाता है। तो ये चीज़ें में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होते हैं और नो रिड्यूसिंग क्या होते हैं। ये फर्स्ट इंट्रोडक्शन में था, ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने फिजिकल में तो ऐड कर दिया था लेकिन आई थिंक मैं उसमें वीडियो लेक्चर्स में ऐड नहीं कर सकी थी। और ये मेरा बेटा सारे रिड्यूसिंग के जो मैंने अभी आपको करैक्टर्स बताए हैं उसे बता दिया है कि रिड्यूसिंग वो क्या करता है
कि किसी और मॉलिक्यूल का जिसके साथ कार्बोहाइड्रेट रिएक्ट करेगा उसका क्या करेगा, ऑक्सीजन ले लेता है या फिर उसको डोनेट कर देता है हाइड्रोजन। ठीक है, तो अपनी क्या करवा लेता है मेरा बेटा, ये ऑक्सीडेशन, और दूसरे की करवा देता है रिडक्शन। ये चीज़ जहन में रखनी है। ये चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है कि एल्डिहाइड को आपने कहाँ पे अटैच करवाना है, कीटो को आपने कहाँ पे अटैच करवाना है। और ये जो मेरे बेटे आपके मोनोसेक्राइड के कैरेक्टर्स बताए गए हैं, मोनोसेक्राइड के कैरेक्टर्स ऑलरेडी आपको पता है, और आपको पता है कि मोनोसेक्राइड्स को आप सिंपलेस्ट शुगर कहते हो। मोनोसेक्राइड में बिकॉज एक ही मॉलिक्यूल होता है तो इसको आप मज़ीद ब्रेक नहीं करवा सकते हो। लाइक मेरे पास एक डाइसेक्राइड था, तो डाइसेक्राइड को जब भी मैं ब्रेक करवाऊंगी ना तो मुझे 2 मोनोसेक्राइड मिलते हैं। इसी तरह से अगर मैं मेरा बेटा ट्राइसेक्राइड को सेपरेट करवाती हूँ तो मुझे मिलते हैं मेरा बेटा, यहाँ से ब्रेक हो गया, यहाँ से ब्रेक हो गया। तो ट्राइसेक्राइड सेपरेट होने के बाद कोई ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 3 मॉलिक्यूल है वो सेपरेट होने के बाद आपको 3 मॉलिक्यूल देता है। तो बिकॉज मोनोसेक्राइड में मेरा बेटा एक ही मॉलिक्यूल है तो सेपरेट होने के बाद मजीद आपको कोई मॉलिक्यूल प्रोवाइड नहीं करता है, उसके अपने कंपोनेंट्स क्या होना शुरू हो जाते हैं, ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं। तो आपको पता है ये हैं सिंपलेस्ट शुगर्स हैं। शुगर्स आपको ऑलरेडी पता है कि इनका टेस्ट क्या होता है, स्वीट होता है, इसलिए आप कहते हो। और कार्बोहाइड्रेट्स में जो मोनोसेक्राइड होते हैं उसको आप ब्रेक नहीं कर सकते हैं, डाइसेक्राइड्स को कर सकते हो, लिगो को कर सकते हो, इस तरह से पॉलीसेक्राइड्स को भी कर सकते हो। वाइल मेरा बेटा मोनोसेक्राइड्स को आप ब्रेक नहीं कर सकते हैं। अगर आप उसको ब्रेक कर देंगे तो आपके पास उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो भी ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं। और ये भी आपको पता है कि 2 तरह की शुगर्स हैं आपके पास, एल्डो एंड कीटो। अगर एल्डिहाइड होगा तो एल्डो होगा और अगर कीटो होगा तो वो कीटो शुगर होगा। अब ये मेरे बेटे मोनोसेक्राइड्स की ना यहाँ पे गिवन है एग्जांपल्स। ये मोनोसेक्राइड के हैं कैरेक्टर्स, ठीक है, ये फर्स्ट ग्रुप जो कि आपकी बुक में गिवन है, और ये उनके कुछ एग्जांपल्स हैं। पहले एग्जांपल गिवन है ग्लिसरॉल्डिहाइड, सेकंड है डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन, थर्ड है एरिथ्रोज, इस तरह से ये 4th है, 5th है, 6th है, और हमारे पास मौजूद है ये 7, 8 एंड 9 एग्जांपल्स आपके मौजूद हैं मोनोसेक्राइड्स के। लेकिन मेरा बेटा लाजमी नहीं है कि मोनोसेक्राइड की ये जो 9 एग्जांपल्स यहाँ तक गिवन है, फ्रुक्टोज तक गिवन है, ये सब के सब आपने याद करनी है। इनमें से कोई सी 3 to 4 मेरे बेटे आप याद कर ले लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, बाकी जस्ट आपने रीड करनी है ऑब्जेक्टिव के लिए। लाइक मैंने आपको 2 करवाई हुई हैं, फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज। फिजिकल में आई थिंक मैंने आपको दोनों कराई हैं और ऑनलाइन में भी कराई होगी। तो फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज, तो कोई सी 4 मेरे बेटे आपने याद करनी है, किसके लिए, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, और रिमेनिंग सारी जस्ट मेरे बेटे आपने रीड करनी है ऑब्जेक्टिव के लिए। इसी तरह से यहाँ से आपके स्टार्ट हो रहा है डाइसेक्राइड, ठीक है। ये पहले आपकी बुक में जो बुक आपको गिवन है उसमें से मोनोसेक्राइड से जब आपने इसके जनरल कैरेक्टर्स बता दिए थे, तो ये सारी मेरे बेटे एग्जांपल्स किसकी हैं, ये सारी एग्जांपल्स है मेरा बेटा मोनोसेक्राइड्स की। यहाँ से आपका सेकंड ग्रुप स्टार्ट हो रहा है डाइसेक्राइड का, और डाइसेक्राइड की मेरे बेटे जो आपकी बुक में एग्जांपल हैं वो फर्स्ट है माल्टोज, सेकंड है मेरा बेटा लैक्टोज, और थर्ड एग्जांपल जो कि आपकी बुक में गिवन है वो है सुक्रोज। तो 3 एग्जांपल्स बताई गई हैं डाइसेक्राइड्स की। बिकॉज 3 हैं तो मिनिमम आपने 4 करनी होती है, तो ये सारी मेरा बेटा आप कर लो, और ऐसा कोई टफ है भी नहीं। इसी तरह से मेरे बेटे आपने जो करना है पॉलीसेक्राइड्स की एग्जांपल्स भी करनी है। तो 3 तरह के मेरे बेटे आपने ग्रुप्स पढ़े हैं, बल्कि 4 पढ़े हैं, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड्स जो होते हैं ना, ये मेरे बेटे जस्ट आपने याद करना है कि इसमें मिनिमम होते हैं 3 और मैक्सिमम होते हैं 10 मोनोसेक्राइड कंबाइन करते हैं या मॉलिक्यूल अटैच होते हैं और बनाते हैं ओलिगोसेक्राइड्स को। और ओलिगोसेक्राइड में आपको ऑलरेडी बता चुकी हुई हूँ कि बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी के अंदर रोल प्ले नहीं करते हैं, तो इसकी कोई एग्जाम्पल भी बताई नहीं गई है और आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो पॉलीसेक्राइड्स को आपने याद करना है, ये आपको आ भी सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में, मोनोसेक्राइड भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है और डाइसेक्राइड भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। तीनों में से कोई एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको लाजमी आएगा। अगेन आपको पता है पॉलीसेक्राइड की 2 टाइप्स हैं, एक है होमोपॉलीसेक्राइड जिसमें आपको ये एग्जांपल नज़र आ रही है, पहली ग्लाइकोजन की, सेकंड स्टार्च की, एंड इसके अलावा मेरे बेटे आपको ये नज़र आ रही है डेक्सट्रिन है, सेलुलोज है। तो इसमें से सेलुलोज आपने की हुई है वीडियो लेक्चर में भी और फिजिकल के अंदर भी।
तो चाहे आप तीनों यही याद कर लो या सारे याद कर लो, बिकॉज स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक दो लाइन के अंदर डेक्स्ट्रीन के भी बताए गए हैं, इसको जस्ट आपने इसके करैक्टर्स को याद कर लेना है, ठीक है। ये कहाँ पे मौजूद है और इसका टेस्ट क्या होता है और इसमें एग्जांपल्स के नेम क्या क्या हो सकते हैं। इनमें से कुछ मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ लेक्चर के एंड पे। जो सेकंड मेरे बेटे आपके पॉलीसेक्राइड से, पहला ग्रुप है पॉलीसेक्राइड का होमोपॉलीसेक्राइड, सेकंड ग्रुप है मेरा बेटा हेट्रोपॉलीसेक्राइड। ये जो हेट्रोपॉलीसेक्राइड होते हैं उसमें भी आपके ये एग्जांपल्स गिवन है, जिसमें पहली है म्यूसिलेज, जिसमें मज़ीद ये तीन आपको एग्जांपल नज़र आ रही हैं, एगर है, गम्स हैं और पैक्टिन्स हैं। म्यूसिलेज के अलावा जो सेकंड आपकी मेरे बेटे एग्जांपल है वो है हेमीसेलुलोज एंड म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स। ये किसकी एग्जांपल्स हैं? हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स। म्यूसिलेज है, हेमीसेलुलोज है और म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स है। म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स के अंदर भी मज़ीद ये आपको 4 नज़र आ रही है, इनको जस्ट आपने रीड करना है ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। और ये जो आपके पास इससे आगे मौजूद है डिराइव्ड कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें ये सारी इंफॉर्मेशन बताई गई है, जस्ट आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव के लिए रीड आउट कर लेनी है, बिकॉज ये वाला पूरा पोर्शन जो है ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो इनको जस्ट आपने रीड करना है ऑब्जेक्टिव के लिए। इसमें से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ऑलरेडी आपको पता होगा, और इसके अलावा इसमें से आपको रिंग्स का भी पता है कि 2 तरह की रिंग्स हैं, एक आप पायरानोज कहते हो, एक आप फ्यूरानोज कहते हो। और अगर किसी रिंग में एल्डिहाइड ग्रुप है तो उसे आप हेमी एसिटल कहते हो, अगर किसी में मौजूद है कीटोन तो उसे आप हेमीकीटोन कहते हो। बाकी बिकॉज मेरे बेटे कोर्स आउटलाइन में नहीं है तो हमें करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एंड पे सब काम करने के बाद, सारे चैप्टर्स को कवर करने के बाद अगर हमारे पास टाइम हुआ तो इंशाल्लाह उनको देख लेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए या एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, कि अगर आउट ऑफ कंटेंट कोई चीज़ आ गई तो आपको पता हो, लेकिन उसको करने की अभी ज़रूरत नहीं है। तो आपने फिर करना है जस्ट यहाँ तक हेट्रोपॉलीसेक्राइड की एग्जांपल्स। अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बता देती हूँ जो मैंने आपको वीडियो लेक्चर्स में और फिज़िकल में बहुत डिटेल नहीं बताई होगी। अब एक एग्जांपल मेरा बेटा मैं आपको मोनोसेक्राइड की रीड करके बता रही हूँ, एक मैं आपको डाइसेक्राइड की रीड कर देती हूँ और एक मैं आपको पॉलीसेक्राइड की रीड कर देती हूँ। लेकिन मेरा बेटा ना तो फिजिकल क्लास के में इतना टाइम होता है कि मैं आपको सारी रीडिंग करके बताऊं, और ना ही हमारे पास ऑनलाइन लेक्चर में इतनी लंबी वीडियो हम बना सकते हैं कि सबकी रीडिंग मैं करके बताऊं आपको। तो एक एक एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, बाकी आप लोगों ने मेरा बेटा लाजमी घर में बैठ के हर एग्जाम्पल को पढ़ना है, और हर एग्जाम्पल में जो भी करैक्टर आपको क्लियर ना हो वो आपने मुझसे कॉन्टेक्ट करना है, नंबर आप सबके पास मौजूद है, ठीक है। पढ़ना आपने सारा है, और आपको यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कुछ एग्जांपल्स करूँगी, बिकॉज सारे एग्जांपल्स को, हर एक ग्रुप की सारे एग्जांपल्स को एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं होता, और पेपर में आपको सारी मेंशन भी नहीं करनी है, आपको सारी पढ़नी फिर क्यों है, जस्ट ऑब्जेक्टिव के लिए और अपने नॉलेज के लिए। तो जो पहले मैं आपको एग्जांपल पढ़ा रही हूँ ग्लूकोज की, वो है मोनोसेक्राइड। आल्दो आपने डिटेल के साथ इसका ऑनलाइन भी फिजिकल भी पढ़ा हुआ है, लेकिन बुक से कैसे याद करना है आपने ऐसे ही पॉइंट्स लिखने हैं। और जो पहला करैक्टर आप लिखेंगे ग्लूकोज का कि ये होती है एल्डोहेक्सोज, मीनिंग से आपको पता है कि ये एल्डिहाइड है और ये 6 कार्बन होते हैं, तो आप कह रही है हेक्सोज। इसके बाद मेरे बेटे ये होती है ग्लूकोज को से वर्ड यूज़ किया हुआ है डेक्सट्रोज का। फिजिकल एंड ऑनलाइन दोनों लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको बताया हुआ है कि कुछ ग्लूकोज को ना आप कहते हो डी ग्लूकोज, और कुछ के साथ आप लोग लिखते हैं एल ग्लूकोज, या सारे मोनोसेक्राइड के साथ कुछ के साथ आप लिखते हैं डी एंड कुछ के साथ आप लिखते हैं एल। अब ये डी एंड एल आपको पता है, डी आपने शो करवाया था डेक्स्ट्रो के लिए और एल आपने शो करवाया था लीवो के लिए। इनका मीनिंग क्या होता है डेक्स्ट्रो का और लीवो का, आपको बड़े अच्छे से पता है कि अगर आप कोई भी ये कार्बोहाइड्रेट ड्रॉ करते हो ना, हम स्पेशली अभी ग्लूकोज की बात कर रहे हैं, तो ग्लूकोज का ये जो लास्ट कायरल कार्बन होते हैं ना, उसके अगर तो हाइड्रोक्सल मौजूद है लेफ्ट साइड पे तो उसे आप कहते हो ये है लीवो ग्लूकोज या एल ग्लूकोज, ठीक है। और अगर कोई ऐसा ग्लूकोज है जिसका हाइड्रोक्सल ग्रुप मेरे बेटे जो होता है वो मौजूद है लास्ट कायरल कार्बन के राइट साइड पे, तो उसे आप कहते हो ये है डेक्स्ट्रो ग्लूकोज। डेक्स्ट्रो है राइट से। एक और चीज़ मेरे बेटे आपको मेंशन करनी है कि ये जो डेक्स्ट्रो होता है जिसका लास्ट कायरल का जो हाइड्रोक्सल है वो राइट साइड पे होता है, ये लाइट को फील्ड के अंदर बेंड करवाता है राइट साइड पे, इसलिए हम कहते हैं ये है डेक्स्ट्रो है या फिर ये डी ग्लूकोज है।
और जो LIVO होता है ये लाइट को बेंड करवाता है मेरे बेटे लेफ्ट साइड पे। इसका हाइड्रोक्सो ग्रुप भी होता है लेफ्ट साइड पे, लाइट को भी बेंड करवाता है ये लेफ्ट साइड पे। तो दो तरह के हमारे पास मोनोसेक्राइड होते हैं, कुछ को आप कहते हो डी मेंशन करते हो डेक्स्ट्रो, एंड कुछ के साथ आप मेंशन करते हैं LIVO, एल शो करते हो। तो ये जो आपका ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज मेरा बेटा जो है ये एल भी होता है, डी भी होता है, लेकिन मोस्ट जो कॉमन हमारे पास है वो होता है डेक्स्ट्रो। और डेक्स्ट्रो का मीनिंग आपको क्लियर है कि ये लाइट को बेंड करवाएगा राइट साइड पे। और आपको ये चीज़ बड़े अच्छे से क्लियर है कि आपकी बॉडी के अंदर जो सबसे कॉमन कार्बोहाइड्रेट है वो कौन सा होता है, वो यही है, ग्लूकोज ही है। और सुक्रोज जो है ये मेरे बेटे होता है टेबल शुगर है, जो आप घरों में चीनी यूज़ करते हैं ना उसके लिए आप और यूज़ करते हो शुगर। और अगर आप ग्लूकोज को लेना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट सोर्स आपका वही टेबल शुगर है जो आप घरों में यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर साथ ही आपने बता देना है कि ये आपके पास जो है फर्स्ट लाइन ऑफ न्यूट्रिशन है, ये बेसिक न्यूट्रिएंट में आता है ग्लूकोज जो कि आप यूज़ करते हैं डेली बेसिस पे, और जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये ग्लाइकोलाइसिस क्या है और सिट्रिक एसिड साइकिल क्या है, ये इंशाल्लाह हमने पढ़ना है ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म के अंदर, जब हम पढ़ेंगे उसका कैसे ब्रेक होता है और जब ये एटीपीज बना के देता है ग्लाइकोलाइसिस एंड सिट्रिक एसिड साइकिल के थ्रू। उसके बाद मेरे बेटे जो आपने करैक्टर ऐड करना है ग्लूकोज का, कि हमारे पास जो ग्लूकोज है ये सेल में एंटर होने के लिए एक हार्मोन यूज़ करता है। इंशाल्लाह आपने इसी बुक में एंड पे पढ़ेंगे कि हार्मोन्स क्या होते हैं। तो जो हार्मोन है उसका नेम होता है इंसुलिन। अगर इंसुलिन मौजूद नहीं है तो ये सेल में एंटर नहीं हो सकता है, ठीक है ना। कुछ ऐसे सेल हैं जो कि इंसुलिन का यूज़ नहीं करते हैं ग्लूकोज को ब्रेक करवाने के लिए, लाइक वो एरिथ्रोसाइट हैं। एरिथ्रोसाइट्स मीन्स की आरबीसीज की बात कर रहे हो, हेपाटोसाइट्स जो कि लिवर के अंदर मौजूद हैं, और आपके कुछ ब्रेन और इंटेस्टाइन के जो मिकोसा के सेल होते हैं ये भी यूज़ नहीं करते हैं इंटेस्टाइन का, किसको मेटाबोलाइज करवाने के लिए, ग्लूकोज को मेटाबोलाइज कराने के लिए। और ये मेरे बेटे बताया गया है कि कार्बोहाइड्रेट जो सबसे इंपॉर्टेंट यूज़ होते हैं आपके किस सेल में, ब्रेन सेल में, ये आपने इंपॉर्टेंस उसकी ऐड कर देनी है। ये अमाउंट्स आपको ऑलरेडी पता होंगे कि फास्टिंग स्टेट में आपकी बॉडी में ग्लूकोज की अमाउंट कितनी है और रैंडम कितनी होती है, ये आपको वैल्यूज़ याद करनी है। और हाइपोग्लाइसीमिया आपको पता है कि इस नॉर्मल वैल्यू से ग्लूकोज का कम हो जाना, हाइपो का वर्ड आप यूज़ करते हैं लो के लिए, और हाइपर अगर कंडीशन है तो आपकी अमाउंट क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद इन पॉइंट्स में बताया गया है कि जितनी भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज होती है वो आपके लिवर एंड मसल्स के अंदर स्टोर करवा दी जाती है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ठीक है मेरा बेटा। और ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताई गई हैं कि अगर हम ग्लूकोज के एल्डिहाइड ग्रुप की ऑक्सीडेशन करवाते हैं जो कि फर्स्ट कार्बन पे है, तो जो मॉलिक्यूल बनता है उसे आप कहते हो ग्लूकोनिक एसिड। और अगर आप करवाएंगे 6 कार्बन पे ऑक्सीडेशन तो उसे आप कहते हो ग्लूकुरोनिक एसिड, ठीक है। और अगर आपने दोनों कार्बन पे करवा दिए, फर्स्ट पे भी और 6 पे भी, तो उसे आप कहते हैं ग्लूकेरिक एसिड। तो इस तरह के मेरे बेटे आपके करैक्टर्स हैं मोनोसेक्राइड के, डाई के और पॉलीसेक्राइड्स के। इनमें से कुछ मैंने करैक्टर्स आपको बताए हैं क्लास में, सारी एग्जांपल्स के इसलिए नहीं बताया बिकॉज सारी आपने कोड भी नहीं करनी है, तो आपने पढ़नी लाजमी है मेरा बेटा सारी, सो डैट अगर आपको एग्जाम में कोई भी ऑब्जेक्टिव आ गया है तो आप वो मार्क कर सकें, ठीक है। तो मैक्सिमम आपने 4 एग्जाम्पल्स कोड करनी है, चाहे वो मोनोसेक्राइड हैं, चाहे वो डाई हैं, या फिर वो पॉलीसेक्राइड्स हैं। अगर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि इससे ज़्यादा करना चाहते हैं तो मेरी तरफ से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपने अगर 4 ऐड कर दी हैं तो आपकी इनफ है। बट रिमेनिंग मेरे बेटे आप लोगों ने लाजमी पढ़ लेनी है, मैं अगेन एंड अगेन बता रही हूँ ऑब्जेक्टिव के लिए। तो आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आपने किस तरह से अपने लेक्चर को समझ के बुक से याद करना है। कल इंशाल्लाह मैं आपको न्यूक्लिक एसिड का भी बता दूँ।